गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। या इसको ऐसे ही बोल सकता है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई ई इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यह एक डेरिवेशन है जो ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स से आता है। 5 नंबर में इसको बोर्ड में पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम जानेंगे बिल्कुल आसान मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो पहले काम स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखेंगे। पहला काम कि जो मेरा सरफेस होगा कैसा होगा, कर्व होगा। तो सबसे पहले हम एक सरफेस बनाएंगे, कर्व सरफेस। ठीक है ना। ये सरफेस के बीच से यहाँ पे मान लेते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ओ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका कर्व सरफेस है, मतलब इस तरफ का मीडियम अलग है, इस तरफ का मीडियम अलग है। इसको अलग अलग मीडियम है तो इसको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू1 है और इसका म्यू2 है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि म्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे, म्यू1 से। तो म्यू2 क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, और म्यू1 क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, इसको प्रूव करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को हमेशा रेयर मीडियम में ही रखेंगे। इमेज कहाँ बनना चाहिए, उसका डेंसर में बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, अब पूछ रहा है इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो आप जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका पाथ क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे और ये सरफेस पर जैसे इंसिडेंट हुआ रे ऑफ लाइट, ये कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे। तो देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहती है, मतलब यहाँ पे उसका पाथ चेंज होगा। तो जहाँ पे सरफेस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट करती है तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं। वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगी, वो नॉर्मल आप जानते हैं कि ये जो नॉर्मल होता है कहाँ से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे ऑफ लाइट का नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है और वो किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट आपका नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, मतलब टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जहाँ पे मिले यहाँ पे मिल गई। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज। क्लियर है। इमेज के लिए 2 रे होता है, तो एक रे तो ए वाला हो गया और एक रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग है। देखो यहाँ पे एक रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे ये जो रे है 90 डिग्री है। और आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मल इंसिडेंट कराते हैं तो बेंड नहीं होती है, सीधा का सीधा चली जाती है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, मतलब एक प्लेन सरफेस में जब लाइट को आप इंसिडेंट कराते हो तो यहाँ नॉर्मल डालते हो, ये रिफ्लेक्ट होता है, ये एंगल आई होता है और ये एंगल क्या होता है आपका आर। नॉर्मल से बनने वाला इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल से बनने वाला रिफ्लेक्टेड रे आर। उसी तरह यहाँ नॉर्मल से बनने वाला इंसिडेंट रे यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये ऑब्जेक्ट का साइज हमने बहुत छोटा रखा था तो इमेज क्या बना, बहुत छोटा बना। मतलब इसको प्रूव करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को साइज को बिल्कुल स्मॉल रखेंगे। ये तुम्हारा एंगल यहाँ पर कुछ बन रहा है, इस एंगल को अल्फ़ा बोलेंगे, इस एंगल को बीटा बोलेंगे और इस एंगल को गामा बोलेंगे, मतलब कुछ भी एंगल नाम रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ों को लिख देंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा वेरी स्मॉल एंगल है। अल्फ़ा बीटा गामा वेरी, ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटा एंगल है, दैट इज पारा एक्सियल रे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करना चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब उसका पाथ यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट क्या है, एम है। अब देखेंगे यहाँ पे उसका पाथ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एसनेंस लॉ। ठीक है ना, एसनेंस लॉ में
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान्य है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान्य है, ठीक है। अच्छा, एसनेंस लॉ मानने से पहले कुछ वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पढ़े होंगे मैथ कि अगर कोई ट्रेंगल दिया हो, ट्रेंगल का अगर दो इंटरनल एंगल ए है, बी है और कोई एक्सटर्नल एंगल सी है, तो आप जानते हैं कि एक एक्सटर्नल एंगल सी बराबर हो जाता है ए प्लस बी, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है दो इंटरनल एंगल। उसी तरह यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखेंगे एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा ओ एम सी, ट्रेंगल ओ एम सी। इस ओ एम सी में क्या दिखाई दे रहा है कि एक एक्सटर्नल एंगल आपके पास I है जो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ से हो गया। एक और ट्रेंगल आप देख रहे होंगे, एक ट्रेंगल देख रहे होंगे एम सी आई, ट्रेंगल एम सी आई। इस एम सी आई में देखिए एक्सटर्नल एंगल कौन हो जाएगा, एम सी आई। मतलब इंटरनल एंगल आर और गामा है, बीटा एक्सटर्नल कहलाएगा। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। यहाँ से जिस प्रकार से आपने आई निकाला है उसी प्रकार से यहाँ पे आप आर निकाल लो। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। यहाँ से आर निकल गया। इन दोनों एंगल को निकालने के बाद आप यहाँ पे क्या लगा दो, एसनेंस लॉ को लगा दो। बस एक ही फार्मूला है एसनेंस लॉ कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे एसनेंस लॉ लगाते हैं। कहाँ पे लगाएंगे एसनेंस लॉ, यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट एम। वहाँ पर हम एसनेंस लॉ लगा देंगे। एसनेंस लॉ क्या होगा, एसनेंस लॉ का फॉर्मूला होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, मतलब μ1 sin i इक्वल हो जाएगा μ2 sin r का। तो यहाँ हो जाएगा μ1 sin i इक्वल हो जाएगा μ2 sin r का, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो sin i है, जब a वाला एंगल छोटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब i और r बहुत छोटा एंगल होगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि sin i, जब i छोटा है और r छोटा है तो sin का वैल्यू भी तो छोटा होगा, क्योंकि साइन के टर्म में एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I और R वेरी स्मॉल एंगल। जब बहुत छोटा एंगल है जिसके कारण यहाँ से साइन, दोनों तरफ के साइन को हम हटा देंगे। यहाँ से क्या बचा, देखिए μ1 I के वैल्यू पुट कर दीजिए, सिर्फ I बच रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर से क्या बचेगा, μ2 R का वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा माइनस गामा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसको क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, μ1 अल्फ़ा प्लस μ1 बीटा इक्वल टू μ2 बीटा माइनस माइनस μ2 गामा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करो कि बीटा वाले जो टर्म दिखाई दे रहा है उसको एक तरफ कर दो। देखो यहाँ पे दो एंगल जो बीटा सेम है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये बीटा है, यहाँ पे बीटा लगा है और यहाँ भी बीटा लगा है। इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। क्लियर है ऊपर का, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको बीटा वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, मतलब इसको इधर भेज देते हैं, ए वाला इधर चला जाएगा। तो क्या होगा, μ1 अल्फ़ा इधर जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा μ2 गामा इक्वल टू, बीटा वाले टर्म को एक तरफ लिखना है, तो μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा, ठीक है। अब रही बात है कि यहाँ से हम बीटा कॉमन भी ले सकते हैं। अब यहाँ अल्फ़ा गामा बीटा कुछ भी है, इसका वैल्यू अब रखना है। तो आप ये देखेंगे ए अल्फ़ा है, ए बीटा है और ये गामा है। और आपको जो प्रूव करना था उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो हम इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं टेंस।
हम इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं tan से। हम बता देते हैं कि tan से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई tan। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, μ1 tan अल्फ़ा प्लस μ2 tan गामा। यहाँ से बीटा कॉमन ले लीजिए, मतलब tan बीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा μ2 माइनस μ1। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो टर्म है उसका वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे टर्म क्या है, tan अल्फ़ा, tan गामा और tan बीटा। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है कि p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए tan अल्फ़ा, a अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा बराबर मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ से एक नॉर्मल डाल दो। यहाँ से आप एक नॉर्मल डालेंगे। ये नॉर्मल जो मेरा कर्व होता है, ज़्यादा कर्व नहीं होता है, ये लगभग इसी पे आ जाता है, मतलब पॉइंट P पे ही मान लेते हैं इसको। ठीक है। तो tan अल्फ़ा अगर देखिएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, MP/PO, MP/PO। इसी तरह आप लिख देंगे tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब MP/PC। ठीक है। उसी तरह tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, tan गामा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब MP/PI। क्लियर है यहाँ तक। इन चीज़ों को अल्फ़ा बीटा गामा, इन चीज़ों को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, μ1 tan अल्फ़ा पुट कीजिए, MP/PO। उसी तरह μ2 tan गामा पुट कीजिए, MP/PI इक्वल टू tan बीटा पुट कर देते हैं यहाँ पे। tan बीटा देखिए MP/PC, और यहाँ पे आ जाएगा आपका μ2 माइनस μ1। क्लियर है यहाँ तक। अब आप ये देखिएगा, इधर से हम MP कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। जैसे ही दोनों में से MP कॉमन लेंगे तो इधर से MP को हम काट देंगे। काटने के बाद मेरा क्या बचेगा, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ से क्या मिला आपका, μ1 बाई, ये डिवाइड नहीं है, μ1/PO, इसको हमने लिख दिया, MP कैंसिल है, μ2/PI। ठीक है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/PC। ठीक है। अच्छा, PO क्या है आपका, देखेंगे यहाँ से PO क्या है, दिखाई दे रही होगी आपको, PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे μ1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होता है आपका, माइनस होता है। यहाँ से हो जाएगा μ2 PI। अब देख लीजिए, P से लेकर I इमेज डिस्टेंस V रख देंगे यहाँ से, V इक्वल टू μ2 माइनस μ1/PC। देखेंगे आप क्या है, R है। ठीक है। हमको जो प्रूव करना था वो मेरा आ चुका है, बस इसको आप सीधा करके लिख लो, μ2/V, यहाँ पर लिख दें μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये आपका इक्वेशन प्रूफ हुआ, बिल्कुल इजी तरह से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।